वेलकम बैक अमृत की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है। वो टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश जब इंडिया में आया, यहाँ पे फैक्ट्री बनाया, उसके बाद कैसे धीरे धीरे वो पूरे इंडिया में अपना साम्राज्य बढ़ाता गया, कैसे कैसे जो प्रोविंस थे उसको हथियाता गया अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग पॉलिसीज़ के ज़रिए। फिर उन्होंने जो मेन जो उसका बेस था ब्रिटिश का, उसको बंगाल को बनाया। फिर धीरे धीरे वो यूनाइटेड प्रोविंस में आया। तो कैसे पूरा फैला, आज के इस वीडियो में हम लोग वो पढ़ेंगे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अच्छा ना लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या अच्छा नहीं था, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छा कर सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। इंडिया में आने के बाद 1600 में इंडिया में आने के बाद कैसे ब्रिटिश फैलता गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब खुद के टेरिटरी को, एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए पहले क्या किया ब्रिटिश, जो एक एनेक्सेशन पॉलिसीज़ लाया। प्रोविंस को या कि जो रूलर है उसको अपने अंदर, रूलर के जो टेरिटरी है उसको हथियाने के लिए वो क्या किया, कुछ पॉलिसीज़ लाया। तो पहला ऐसा पॉलिसीज़ था सब्सिडरी अलाइंस। तो पहला ऐसा पॉलिसी कौन सा था? पहला ऐसा पॉलिसी था सब्सिडरी अलाइंस। 1798 से 1805 तक इसको यूज़ किया गया। और इसके तहत इसका जो सब्सिडरी अलाइंस का मोटिव था कि जितना भी मुग़ल टेरिटरी है उसको ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर लाना। तो सबसे पहले सब्सिडरी अलाइंस लाया कब लागू किया था? 1798 से 1805 तक के बीच में, इस बीच में इसको लागू किया गया था। कौन लाया था? तो लाया था लॉर्ड वेस्ली। लॉर्ड वेस्ली सब्सिडरी अलाइंस लाया था। सब्सिडरी अलाइंस को लागू करने वाला लॉर्ड वेस्ली। इसमें क्या इसका पॉइंट था, क्या फीचर था इस पॉलिसीज़ का? तो पहला है कि हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्सेस विद इन हिज टेरिटरी एंड ऑल्सो एग्री टू पे फॉर देयर मेंटेनेंस। अगर कोई भी रूलर ब्रिटिश के साथ सब्सिडरी अलाइंस के तहत साथ में आ रहा है तो क्या करना पड़ता? तो उस रूलर को अपने टेरिटरी के अंदर ब्रिटिश फोर्सेस को एक्सेप्ट करना पड़ता। मतलब वहाँ पे उसको ब्रिटिश जो फोर्सेस था उनको अपने टेरिटरी में रखना पड़ता, और साथ ही उसको रखने का जितना भी मेंटेनेंस लगता उस सारा खर्चा वही रूलर देता जो ब्रिटिश फोर्सेस को अपने टेरिटरी में रखा है। मतलब कि रखवा भी खुद रहा है और खर्चा भी उन्हीं से ले रहा है। खुद को कोई मतलब नहीं है, दोनों तरफ फ़ायदा इसी को है कि रखवा भी खुद रहा है ब्रिटिश, और पैसा भी उसको मेंटेनेंस करवाने का उसी रूलर से ले रहा है जो उसको रखवा रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या था कि रूलर वुड एक्सेप्ट ब्रिटिश रेजिडेंट इन हिज स्टेट। तो सेकेंड पॉइंट ये था कि रूलर जो भी रूलर सब्सिडरी अलायंस के तहत ब्रिटिश के साथ आया है तो उसको अपने स्टेट में, टेरिटरी में एक रेसिडेंट रखना पड़ेगा। रेसिडेंट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश द्वारा वहाँ भेजा जाएगा उस रूलर के पास, जो उसके दरबार में बैठ के सारा दिन जो दिनचर्या वाला काम होगा, सारा जितना भी डिसीजंस होगा, जो भी रूलर डिसीजंस लेगा उन सब में हस्तक्षेप करेगा। मतलब उसमें इसका भी एक कॉल होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारे काम को ध्यान रखेगा। तो वो कौन था? वो था रेसिडेंट। तो ये एक रेसिडेंट, जो भी रूलर सब्सिडरी अलायंस के तहत ब्रिटिश के साथ आ चुका है उसको अपने स्टेट में एक रेसिडेंट को रखना पड़ेगा, ब्रिटिश रेसिडेंट को रखना पड़ेगा, जिसका खर्चा भी रूलर ही देगा। उसके बाद क्या था? उसके बाद रूलर वुड नॉट एम्प्लॉय एनी अदर यूरोपियन अदर देन ब्रिटिश। अगर कोई रूलर सब्सिडरी अलायंस के साथ ब्रिटिश के साथ जुड़ गया है तो वो ब्रिटिश के अलावा कोई भी दूसरे यूरोपियन, फ्रेंच को, डच को, किसी को भी जो है अपने स्टेट में नहीं रख सकता है। मतलब वो ब्रिटिश की जगह कोई भी दूसरा यूरोपियन आके वहाँ पे नहीं रह सकता है उस स्टेट के अंदर। उसके बाद इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट विद अदर स्टेट रूलर वुड एग्री द रिजोल्यूशन डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश। अब इसमें क्या था कि जो भी स्टेट सब्सिडरी अलायंस के साथ, तो अब क्या था कि जो भी स्टेट सब्सिडरी अलायंस के साथ जुड़ गया है ब्रिटिश के साथ, तो वो स्टेट का अगर जो भी रूलर है, अगर वो सब्सिडरी अलायंस फॉलो कर लिया है और अगर उस रूलर का कोई कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मतभेद हो जाता है किसी दूसरे स्टेट के रूलर से, तो जितना भी डिसीजन है वो कौन लेगा?
ब्रिटिश लेगा। ब्रिटिश जो भी उस केस में अगर किसी एक रूलर का जो सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिश के साथ है, किसी दूसरे रूलर के साथ कोई मतभेद हो जाए, कोई भी झगड़ा हो जाए, तो जितना भी डिसीजन है कि वो फैसला क्या लेना है, कैसे लेना है, वो कौन लेगा? वो फैसला लेगा ब्रिटिश, और वो रूलर को मानना पड़ेगा जो ये फॉलो कर रहा है सब्सिडरी अलायंस को। उसके बाद क्या था? द रूलर वुड एक्नॉलेज ईस्ट इंडिया कंपनी एज पैरामाउंट पावर इन इंडिया। इसके बाद क्या था कि जो रूलर है, जो सब्सिडरी अलायंस को फॉलो कर रहा है ब्रिटिश के साथ, तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को सुप्रीम पावर मानना पड़ेगा इंडिया में, कि इंडिया में जो सबसे सुप्रीम पावर, सबसे जो पावरफुल पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये इस अलायंस के तहत कुछ फीचर्स था। इसके बाद क्या था कि इफ फेल टू मेक द रिक्वायर्ड पेमेंट बाय अलायंस देन पार्ट्स ऑफ हिज टेरिटरी टू बी टेकन अवे एज पेनल्टी। अगर रूलर, जो भी रूलर ब्रिटिश के सब्सिडरी अलायंस में शामिल हो चुका है, उसको क्या करना पड़ता था? इस अलायंस में शामिल होने के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता था ब्रिटिश को। तो अगर वो रूलर उस पेमेंट को नहीं कर पाता था किसी भी वजह से, तो उसका टेरिटरी का पार्ट पेनल्टी के तौर पे ब्रिटिश ले लेता था। मतलब एक तो पहले सैनिक खुद का भेजा था रूलर के पास, रूलर उसको रखता भी था, उसका मेंटेनेंस भी करता था। उसके बाद रूलर जो ब्रिटिश का बात भी मानता था किसी भी फैसले पे। उसके बाद अगर रूलर पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसका जमीन, दो उसका टेरिटरी भी हथिया लिया जाता था। मतलब हर तरीके से लॉस रूलर का था। बस एक सब्सिडरी अलायंस के तहत बस एक सेफ्टी ये दिया रूलर को कि अगर कोई भी दूसरा तुम पे हमला करता है तो वो बचाने का जिम्मेदारी मेरा होगा। इसके अलावा सब कुछ जो है वो लॉस में है रूलर। उसके बाद पहला इंडियन स्टेट जो सब्सिडरी अलायंस में शामिल हुआ वो था निजाम ऑफ हैदराबाद 1798 में। उसके बाद तंजौर और मैसूर 1799 में, और अवध को एनेक्स किया गया 1801 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला शामिल होने वाला इसमें कौन था? तो वो था निजाम ऑफ हैदराबाद 1798 में। उसके बाद तंजौर और मैसूर 99 में, और फिर अवध 1801 में। तो ये था सब्सिडरी अलायंस, जहाँ पे जो ब्रिटिश है वो क्या किया, एक पॉलिसी अपनाया कि जो रूलर है, लोकल जो रूलर है, उसको अपने अंडर ले लो, और जब वो उस कंडीशन को फुलफिल ना कर पाए तो उसके टेरिटरी को हथिया लो। ये तरीका था पहला। सेकंड तरीका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसमें क्या है वो देखते हैं। अब है नेक्स्ट क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये भी क्या था? एक पॉलिसी था। पॉलिसी क्या था तो ये देखते हैं। तो इसको लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। इस एक्ट के तहत क्या था? तो इस एक्ट के तहत था कि इफ रूलर ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट डाइड विदाउट लिविंग अ नेचुरल हियर, हिज एडॉप्टेड सन वाज नॉट अलाउड टू रूल। मतलब कि अगर एक प्रोटेक्टेड स्टेट, मतलब एक ऐसा स्टेट जो ब्रिटिश के साथ एक अलायंस में आया हुआ था, तो अगर एक प्रोटेक्टेड स्टेट का रूलर बिना किसी नेचुरल हियर, मतलब बिना किसी वंश के, मतलब बिना बेटा बेटी के, मतलब बिना बेटा के अगर मर गया, तो उसका जो एडॉप्टेड, जो उसका गोद लिया हुआ जो बेटा होगा, उसको रूल करने का अलाउड नहीं दिया गया इस पॉलिसी के तहत। कि अगर किसी स्टेट का रूलर बिना अपने वंश के, मतलब बिना बेटे के अगर मर गया, तो उसके गोद लिए हुए बेटे को, एडॉप्टेड सन को, वहाँ पे रूल करने का परमिशन नहीं मिलेगा, और उस स्टेट को ब्रिटिश अपने अंडर ले लेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले लिया सतारा को 1848 में, फिर जैतपुर को 1849 में, फिर भगत को 1850 में, फिर उदयपुर को 52 में, झांसी को 53 में, नागपुर को 54 में, और अवध को 1856 में। इस तहत ये जो है अलग अलग स्टेट को ब्रिटिश जो है अपने अंदर लेता गया। अब इसके बाद जो है ब्रिटिश का जो सबसे ज़्यादा ध्यान गया वो गया बंगाल की तरफ। तो अब बात करते हैं बंगाल का। जब ब्रिटिश ये सब पॉलिसी लाया, इसके बाद पॉलिसी के बाद क्या हुआ कि जो साउथ में जो कर्नाटिक वार हुआ फ्रेंच के साथ, वहाँ पे वो ब्रिटिश जीत गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है ब्रिटिश का नज़र पड़ा बंगाल पे। साउथ में कर्नाटिक वार जीतने के बाद, मतलब फ्रेंच के साथ जो कर्नाटिक वार हुआ वो जीतने के बाद, अब जो है ब्रिटिश चाहता था कि जो उसका साम्राज्य है वो और बढ़े, तो उसका नज़र पड़ा बंगाल पे। बंगाल सबसे रिच प्रोविंसेस में था, वहाँ का जो रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा फेमस था, और उसको कम दाम में रॉ मटेरियल मिलता भी था। तो अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश था वो धीरे धीरे शुरू किया बंगाल को अपने अंडर लेना। जो उसको फरमान मिला था 1717 में फारूक सयार
फारूक सियार से जो एक रॉयल फरमान मिला था ब्रिटिश को ट्रेड करने के लिए, उस फरमान का फ़ायदा उठाते हुए वो क्या हुआ, बंगाल में जा बैठा। अब इस फरमान से क्या था, तो इस फरमान के तहत ये था कि ब्रिटिश को जो है कलकत्ता में इस 1717 के रॉयल फरमान के तहत ब्रिटिश कलकत्ता से ब्रिटिश को कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस फरमान के तहत ब्रिटिश को कलकत्ता में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही उसको परमिट किया गया कि वो एक पास या दस्तक इशू कर सकता है, जिसके तहत वो बिना किसी रोक टोक के व्यापार कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है बिना किसी चार्ज के। और साथ ही जो कंपनी का ऑफिशियल था वो भी ट्रेड कर सकता है। बस उसको क्या है कि जो टैक्स देना पड़ता था, लेकिन वो आराम से क्या कर सकता था, वो ट्रेड कर सकता था कंपनी का ऑफिशियल भी, और कंपनी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ड्यूटी फ्री मिल गया और साथ ही पास या दस्तक जो है इशू करने का पावर मिल गया। अब इससे क्या हुआ, जो नवाब था बंगाल का अलवरादी खान, मुर्शिद अली खान, उनको ये बात हजम नहीं हुआ। वो चाहते थे कि ये जो उनको परमिशन दिया गया वो ये छीन ले, लेकिन ब्रिटिश उस समय क्या था, थोड़ा पावरफुल था। तो इन्होंने ट्राई किया कि जो ब्रिटिश को जो ये एक सहूलियत, एक तरह से जो छूट मिल रखा है, जिसका वो फ़ायदा उठाकर जो है वो पूरा व्यापार को बढ़ा रहे हैं, और जो लोकल जो व्यापारी हैं उनको बिल्कुल भी व्यापार करने का चांस नहीं दे रहे हैं। तो मुर्शिद कुली खान ने और अलविरादी खान दोनों ने ट्राई किया कि इसको रोकने के लिए उन लोगों ने ब्रिटिश पे पाबंदियां शुरू कर दी। जब ब्रिटिश कलकत्ता को फोर्टिफाई, जो उसका वहाँ का जो किला था फोर्ट विलियम, जब उसके आसपास और कलकत्ता में जब उनको फोर्टिफाई करने लगे, मतलब किलेबंद करने लगे कलकत्ता को, तो मुर्शिद कुली खान ने उसको रोका, मना किया। तो अब देखते हैं आगे। तो आगे क्या था कि वहाँ पे जो अलायंस वाला हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और एक हो गया सब्सिडरी लाइन। उसके बाद ब्रिटिश का नजर पड़ा बंगाल पे। साउथ में फ्रेंच को हराने के बाद उनमें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अब इंडिया में मुग़ल को भी हरा सकते हैं, और शुरुआत इन्होंने किया बंगाल से। तो बंगाल जो सूबा था उस समय, वहाँ पे जो बंगाल सूबा है वो मिलके बना है बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। बंगाल सूबा मिलके बना है बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से, जिसमें बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया 1912 में। 1 अप्रैल 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। फिर तो इस बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया 1912 में। अब इसमें था क्या कि बंगाल जो था वो बना हुआ था बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। और उसके बाद क्या था, क्या कारण था कि ब्रिटिश चाहता था कि बंगाल हथिया ले? तो कारण था कि ये जो था रिचेस्ट नॉर्दर्न प्रोविंस था। ये जो बंगाल था, ये बंगाल जो था ये रिचेस्ट नॉर्दर्न प्रोविंस था मुग़ल एम्पायर का, मुग़ल साम्राज्य का सबसे धनवान एक प्रोविंस था बंगाल। ग्रेट सेंटर था ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए एक बहुत अच्छा सेंटर था, और इंडस्ट्री के लिए। साथ ही कई सारे कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोड्यूसर भी था। जो भी कई सारे जो कॉमर्शियल क्रॉप्स जो ब्रिटिश को चाहिए थे, वो यहाँ पे बंगाल में ही उगता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो मुर्शिद कुली खान जो सूबेदार था बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खान ने खोजा, मतलब स्थापना किया मुर्शिदाबाद का। मुर्शिद कुली खान जो कि सूबेदार था बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खान स्थापना किया एक शहर का जिसका नाम था मुर्शिदाबाद, और अपने कैपिटल को क्या किया, अपने कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर लिया। ढाका से मुर्शिदाबाद अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र किया कौन, मुर्शिद कुली खान, और खुद के नाम पे मुर्शिदाबाद जो है शहर का स्थापना किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1717 में 1717 में ये क्या बन गया, बंगाल का नवाब बन गया मुर्शिद कुली खान 1717 में। उसके बाद अब मालूम है कि 1770 में फारूक सियार जो था मुग़ल शासक, उसने ब्रिटिश को एक रॉयल फरमान दिया था। उस फरमान के तहत क्या था, तो उस फरमान से कंपनी को प्रिविलेज मिल गया, ठीक है, प्रिविलेज ये मिल गया कि उसको फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी, मतलब वो बंगाल से फ्री ऑफ कॉस्ट बिना ड्यूटी के गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है और इंपोर्ट कर सकता है बिना कोई टैक्स दिए, और साथ ही पासेस जिसको बोलते हैं, और साथ ही
पासेस, जिसको दस्तक बोलते हैं, वो इशू करने का पावर मिल गया सामान के मूवमेंट के लिए। उसके बाद क्या हुआ, 1756 में, 1756 में जो सिराजुल दौला था, सिराजुल दौला क्या हुआ, वो बंगाल का दीवान बन गया। इसके बाद क्या देखते हैं, तो अब देखते हैं क्या हुआ फिर आगे। तो पहला जो था दीवान वो था मुर्शिद कुली खां। उसके बाद आया अलविरादी खां। अलविरादी खां के टाइम पे ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। अलविरादी खान के बाद आया सिराजुल दौला 1756 में आया सिराजुल दौला। अब इसको क्या था, मुर्शिद कुली खान को, अलविरादी खान को और साथ ही सिराजुल दौला को इस बात से तकलीफ थी कि ब्रिटिश जो है मनमानी कर रहा है। किस लिए, दस्तक इशू करने के लिए मनमानी कर रहा है और उसका मिसयूज़ कर रहा है। खुद के कंपनी के ऑफिशियल्स को ड्यूटी फ्री काम करवाने के लिए उस दस्तक का मिसयूज़ किया जा रहा है ब्रिटिश द्वारा। तो इस बात से इनको हुआ दिक्कत कि भाई जब आपको सिर्फ कंपनी को जब पास मिला है तो आप ब्रिटिश उस कंपनी के ऑफिशियल्स को आप फ्री में जो ड्यूटी फ्री पास दे रहे हैं, वो उस बात से तकलीफ थी इनको। तो इन्होंने ब्रिटिश के लिए कुछ पॉइंट्स रखे। पहला पॉइंट था कि जो फोर्ट विलियम को जो 45 किलेबंदी किया जा रहा है उसको डिमोलिश किया जाए। सेकंड था कि जो दस्तक का जो मिसयूज़ हो रहा है उसको रोका जाए। और थर्ड था कि इंग्लिश कंपनी जो है किसी को भी शेल्टर नहीं देगा जो कि नवाब का एनिमी था। मतलब अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नवाब का एनिमी था तो उसको ब्रिटिश कोई भी क्या बोलते हैं, शेल्टर नहीं देगा, पनाह नहीं देगा खुद के पास। हुआ गया कि ब्रिटिश तो मूड बना चुका था कि उसको बंगाल हथियाना है, तो वो सारे काम कर रहा था जिससे नवाब को प्रॉब्लम हो, ताकि नवाब इससे लड़ने आए और वो उसको हथिया ले। तो इसके लिए उसने क्या किया कि नवाब जो था वो फ्रेंच को, तो इसके लिए जो था सबसे पहले जो सिराजुल दौला था ये फ्रेंच को बोला कि जो आपका जो आप लोग जो 45 कर रहे हैं चंदेड़ नगर में उसको रोको, और साथ ही ब्रिटिश को बोला कि फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में उसकी फोर्टिफिकेशन को रोको। तो फ्रेंच तो ये बात मान लिया कि ठीक है हम लोग अपना जो किलाबंदी हम लोग कर रहे हैं चंदेड़ नगर में उसको बंद कर देंगे, लेकिन ब्रिटिश नहीं माना। वो बोला कि नहीं, हम तो करेंगे, जो करना है कर लो। इसके बाद जब पहले वो मना किया कि कि आपका बात नहीं नवाब का बात नहीं मानेंगे, और साथ ही वो लोग क्या किया कि अब नवाब से ही जो है नवाब को ही बोलने लगा कि हमको ये बंगाल में ट्रेड करने के लिए परमिशन दीजिए, मेरा जो मन करेगा वो हम ट्रेड करेंगे, आप बोलने वाले कोई नहीं है। तो इसके बाद जो सिराजुल दौला था ये क्या किया, कासिम मजार गया, उसके फैक्ट्री को सीज किया और साथ ही कलकत्ता गया क्या करने, उसके फोर्ट विलियम जो वो लोग बनाया था अपना फोर्ट, उसको तोड़ने के लिए। इसी दौरान जब तोड़ने जब गया तो वो वहाँ पे उस स्पॉट पे ब्रिटिश को हरा दिया। जब वो लोग पहले कासिम बाजार गया, वहाँ पे फैक्ट्री सीज किया, फिर वहाँ से कलकत्ता गया, फोर्ट विलियम को बर्बाद किया, और उसके बाद फिर क्या किया, वहाँ से ब्रिटिश को भगा दिया। तो ब्रिटिश क्या किया जो है वहाँ से भागने के बाद फुल्टा एक जगह था, एक पॉइंट था जहाँ पे ब्रिटिश के नेवल सुप्रीमेसी था, तो वहाँ पे जाके ब्रिटिश अपना एक पनाह ले लिया। जब नवाब था वहाँ से उसको हरा दिया, तो वहाँ से हारने के बाद वो फुल्टा में जाके पनाह ले लिया। कौन, ब्रिटिश। उसके बाद क्या किया, जो नवाब था बस वो यही एक गलती किया कि ब्रिटिश को वहाँ से जाने दिया और पनाह लेने दिया। यहाँ पनाह लेने के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो टुकड़ी जो यहाँ से हारने के बाद यहाँ फुल्टा में जाके बैठा, ये क्या हुआ, मद्रास से नेवल टुकड़ी, मतलब जो मद्रास में जो फ्रेंच को हराने के बाद जो वहाँ का जो नेवल जो पूरा उसका जो सुपरमेसी था, वो नेवल ग्रुप को और साथ ही मिलिट्री ग्रुप को, दोनों को मद्रास से बुलाया बंगाल की। अब उसको मिल के हराएंगे, ये ऐसे नहीं मानेगा। उसके बाद देखते फिर क्या हुआ। तो अब जब ब्रिटिश पूरा मूड बना लिया था कि उसको बंगाल हथियाना है कैसे भी करके, वो सारा पैतरा अपनाने लगा नवाब को
युद्ध में आने के लिए, नवाब से युद्ध करने के लिए उसके अगेंस्ट जाके जब वो बोला कि फैक्ट्री नहीं बनाना है, मतलब फोर्ट को फोर्टिफाई नहीं करना है, वो बात ना सुनकर पास का मिसयूज़ कर सारे चीज़ों को नवाब के अगेंस्ट करके फाइनली क्या हुआ, एक बार जब नवाब उसको भगा दिया वहाँ से कासिम बाजार और कलकत्ता के फोर्टिफाई करने से, तो मद्रास से अपने नेवल टीम को और मिलिट्री को बुला के वो बंगाल में फिर क्या किया, जो सिराजुल दौला था उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र में क्या रचा, सबसे पहले क्या किया कि जो सिराजुल दौला का जो आर्मी था और जो उसके साथ जो उसके लोग थे उसको वो अपने साथ ले लिया ब्रिटिश। तो इस दौर में क्या किया, सबसे पहले मीर जाफ़र जो कमांडर इन चीफ था, सिराजुल दौला का जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफ़र, और साथ ही राजा दुर्लभ राय जो दीवान था बंगाल का, उसको जगत सेठ जो बैंकर था उसको, इन तीनों को क्या किया, ब्रिटिश अपने साथ ले लिया कि तुम लोग जो है मेरे साथ आ जाओ और हम इससे मिल के नवाब को जो सिराजुद्दौला है उसको हरा देंगे। और तो इसी के लिए क्या हुआ, 1757 का षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी रचा गया। ठीक है, किसके अगेंस्ट, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। अब क्या हुआ कि जो इंग्लिश का जो आर्मी था उसको लेड कर रहा था क्लाइव, इंग्लिश आर्मी का नेतृत्व कर रहा था क्लाइव, और सिराजुद्दौला का जो आर्मी था उसको लेड कर रहा था धोखेबाज, ट्रेटर, जो दगाबाज, जो उसको धोखा दे रहा था, जो उसको पता भी नहीं था कि धोखा दे रहा है। वो कौन कौन था, मीर जाफ़र और राजा दुर्लभ राय, जो उसके आर्मी को कमांड और साथ में सबसे भरोसेमंद जो अब उसको धोखा देने वाला था, जिसके बारे में उसको पता भी नहीं था। वो लोग, जब युद्ध शुरू हुआ ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें ब्रिटिश को इंग्लिश आर्मी को जो लेड कर रहा था क्लाइव और इसको करा था सिराजुद्दौला, तो जब युद्ध बिल्कुल एकदम टॉप पे था, एकदम चरम पे था, तभी मीर जाफ़र जो कमांडर इन चीफ था वो बोला आर्मी को पीछे हटने के लिए, क्योंकि ये तो मिला हुआ था। तो ये क्या किया, बीच युद्ध में, लड़ाई में अपने आर्मी को पीछे बुला लिया। अब जब मेन जो था, ये जो कमांडर इन चीफ था, जब ये आर्मी को पीछे हटा लिया तो क्या हुआ, सिराजुद्दौला के पास कुछ ही गिने चुने सैनिक रह गए, और जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया और उसको कैप्चर करके मार दिया गया मीरान के द्वारा। मीरान जो है मीर जाफ़र का बेटा था, तो मीरान के द्वारा सिराजुद्दौला को मार दिया गया। और इस युद्ध के दौरान 1757 बैटल ऑफ प्लासी जो 23 जून को हुआ था, ये 23 जून 1757 को हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हुआ था इंग्लिश आर्मी के द्वारा, जिसको लेड करा था क्लाइव, क्योंकि उसमें उसके आर्मी में धोखेबाज सब भर गए थे। मीर जाफ़र, राजा दुर्लभ राय, ये लोग जो थे वो ब्रिटिश से मिलके इसको धोखा देके इसको हरवा दिए और इसको मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया मीरान के द्वारा, जो कि मीर जाफ़र का बेटा था। इस युद्ध को, बैटल ऑफ प्लासी को कहा जाता है कि इसी युद्ध से ब्रिटिश शासन का शुरुआत हुआ इंडिया में। जो ब्रिटिश जो है इंडिया में शासन शुरू किया एक तरह से, वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ही किया। इसी युद्ध के बाद से ब्रिटिश जो है इंडिया को गवर्न करने के लिए जो है शुरू कर दिया। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा, आज के वीडियो हम लोग ने जो बैटल ऑफ प्लासी था वहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इसके बाद आएगा, जहाँ पे हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर, और भी जो आएगा वो सब देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर ले, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।